गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं भूषण साहब प्राण बिहार में उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज ये बायोलॉजी का एक टॉपिक लेकर है जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, आज मात्र एक ही वीडियो में कंप्लीट रूप से हम लोग इसको ख़त्म करेंगे और पूरे कंसेप्ट के साथ, जो कि जब बहुत इम्पोर्टेंट है भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, और साथ साथ चाहे कोई भी बोर्ड हो उसमें से भी पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले चीज़ है कि ये उत्सर्जन जो चैप्टर है, तो सबसे पहले जाने हम लोग उत्सर्जन किसे कहते हैं। जो हमारे शरीर से जो अवशिष्ट पदार्थ जो शरीर से बाहर निकल जाने की प्रक्रिया होता है ना, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, जैसे में नाक से जिसको हम लोग गाँव देहात में पोटा कहते हैं वो निकलता है, ये भी एक प्रकार का उत्सर्जन है। आँख से जो कीचड़ निकलता है वो भी एक प्रकार का उत्सर्जन है। ये त्वचा से जो पसीना निकलता है वो भी एक प्रकार के उत्सर्जन है। ठीक है, ये उत्सर्जी पदार्थ है। वो हमारे जो हम लोग पेशाब जो करते हैं वो भी एक प्रकार का उत्सर्जन की प्रक्रिया है। हम लोग मल त्यागते हैं वो भी एक प्रकार का उत्सर्जन के प्रक्रिया है। ये हर एक उत्सर्जी पदार्थ को निकालने के लिए अलग अलग उत्सर्जी अंग होता है। इस सब अंगों को मिला दिया जाता है तो ये बन जाता है उत्सर्जन तंत्र। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए, ठीक, उत्सर्जन का जो अध्ययन जो होता है उसको बोलते हैं यूरेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेटोलॉजी कहलाता है, जो जिसके माध्यम से हम लोग अध्ययन करते हैं उत्सर्जन के बारे में। ठीक है, ठीक है, मैंने अगला है हम लोग को उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग उससे कहते हैं जिससे जो हमारे उस अंग को उत्सर्जी अंग कहते हैं जिससे खराब, जिसको अपशिष्ट पदार्थ कह सकते हैं, वो जो शरीर से बाहर निकलता है वही हम लोग क्या करता है, उत्सर्जी अंग कहलाता है। जिसके माध्यम से, जिस अंग के माध्यम से पदार्थ, बेकार पदार्थ निकलता है वो उत्सर्जी अंग कहलाता है। जैसे हमारा त्वचा क्या है, वो पसीना निकलता है तो त्वचा एक प्रकार का उत्सर्जी अंग हो गया। आँख से जो कीचड़ निकलता है तो आँख हमारा क्या हो गया, उत्सर्जी अंग हो गया। नहीं, ये इस टाइप के जो भी है, जिधर से हम लोग को उत्सर्जी पदार्थ निकलता है उसी को क्या बोलते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक है, जिसमें उत्सर्जी अंग में कुछ मुख्य उत्सर्जी अंग दिखाई दे रहा है आप लोग को। फेफड़ा है, आंत है, यकृत है, त्वचा है, वृक्क है। ठीक है, ये सब क्या है, उत्सर्जी अंग है। क्या है, उत्सर्जी अंग है। तो सबसे पहले हम लोग फेफड़ा के बारे में जाने। यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाष्पशील पदार्थों को क्या करता है, उत्सर्जन करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। दूसरा ये इम्पोर्टेंट बात यह है, जो फेफड़ा की ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर में बन रही होती है, अमोनिया, जो कि काफ़ी विषैले होता है, उसको यह काफ़ी सरल में यानी यूरिया में चेंज करके हमारे शरीर से बाहर निकलने का प्रयास करता है। कौन? ये फेफड़ा। ठीक है, अगला देखिए, ये जो फेफड़ा जो है उत्सर्जन के प्रमुख भूमिका निभाती है। अगला हम लोग त्वचा। क्या है? त्वचा से हम लोग का निकलता है, पसीना निकलता है और ये सीबम निकलता है। ठीक है, तो त्वचा क्या हुआ, एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। उसे क्या क्या उत्सर्जन के रूप में निकलता है, तो पसीना निकलता है और सीबम निकलता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अगला है हम लोग को वृक्क, जिसको क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किडनी। ठीक, यह सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है, वृक्क जो होता है। ठीक है, इसका संख्या कितना होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, कितने होती हैं, 2 होते हैं। इसका आकार जो होता है, सेम के जो बीज होता है उसी के आकार का होता है। ठीक, और इसका जो वजन होता है वृक्क का, प्रत्येक बीज का वजन लगभग में 140 ग्राम होता है। कितना होता है? 140 ग्राम होता है। एक वृक्क के बाहर एक झिल्ली होता है। क्या होता है? झिल्ली। ठीक, उस झिल्ली से वृक्क क्या होता है, ढका रहता है। उस झिल्ली का नाम है पेरिटोनियम। क्या नाम है? पेरिटोनियम। झिल्ली से क्या रहता है, बंद रहता है। समझ में आया ना? ये जो दाहिना जो वृक्क होता है, ये लीवर के दबाव के चलते क्या होता है, थोड़ा सा नीचे रहता है। और बायां लीवर जो होता है क्या होता है, बायां जो वृक्क होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है। इतना बात आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, अगला देखिए,
वृक्क के जो बाहरी भाग जो होता है किसका रहता है, किसके आकार का रहता है, उत्तल जैसा रहता है। कैसा रहता है, उत्तल। जो आंतरिक जो भाग होता है वो किसके रहता है, अवतल के आकार का रहता है। ठीक है, आप लोग के बात को याद रखना पड़ेगा। ये वृक्क के जो बाहरी भाग होता है अवतल के आकार का होता है और आंतरिक भाग जो होता है उत्तल के आकार के होता है। ठीक है, सॉरी, जो आंतरिक बाहरी भाग होता है उत्तल के और आंतरिक जो भाग होता है वो यानी भीतरी भाग जिसको अवतल के आकार के होता है। वृक्क के बाहरी पतला भाग को क्या बोलते हैं, कार्टेक्स, तथा आंतरिक मोटा भाग को क्या बोलते हैं, मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। ये फैक्ट है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, वृक्क के आंतरिक प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलम। प्रत्येक वृक्क में लगभग 30,000 कितने 30,000 नसें होती है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, जिन्हें वृक्काणु कहते हैं। उन नसों का कहते हैं वृक्काणु कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में नेफ्रॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन। ठीक है, वृक्क के कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वृक्क जो होता है हमारे ये उत्सर्जी अंग में एक क्रियात्मक इकाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो मनुष्य के शरीर में उत्सर्जन के वास्तविक कार्य करता है कौन, वृक्क करता है। ये बात आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है, उत्सर्जन का इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्सर्जन का इकाई कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला है, प्रत्येक नेफ्रॉन के मुंह पर एक कटोरी जैसे कैसा रहता है, एक कटोरी जैसे रहता है, जैसे प्याला जैसे रहता है, उसको बोलते हैं ओमेन संपुट। क्या बोलते हैं, ओमेन संपुट। ओमेन संपुट में ही पूरे नसें जाती है और जाने के बाद ओमेन संपुट ही क्या करता है, ये फिल्ट्रेशन के काम करता है, यही अवशोषण के काम करता है। जो हमारे शरीर में जो भी काम का लायक चीज़ रहता है उसको अवशोषित कर लेता है और बेकार चीज़ वो क्या करता है, शरीर से उत्सर्जन के रूप में, जैसे क्या होगा, यूरिन होगा, उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, रक्त का अवशोषण करने का काम यानी छानने का काम करता है वृक्क। ये थी ओमेन संपुट। इन क्रिया को अपोहन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपोहन। बात याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अपोहन की क्रिया प्राणशण विधि से होता है। किस विधि से होता है, प्राणशण विधि से होता है। इतना बात आप लोग को याद रखना है। ठीक है, डायलिसिस नलिका जो कि कृत्रिम अर्धपरागम में झिल्ली द्वारा बनी होती है। ठीक है, इससे बाहर होकर जब रोगी का अशुद्ध रक्त गुजरता है तो उसमें से अतिरिक्त यूरिया, सोडियम, पोटेशियम आदि के उत्सर्जी पदार्थ अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये बात आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जिनका क्या हो जाता है, किडनी ख़त्म हो जाता है। क्या होता है, किडनी ख़त्म हो जाता है तो उनके ब्लड का जो क्या किया जाता है, फिल्टराइज किया जाता है, जिसको डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, डायलिसिस के मतलब यह हुआ जो उसके शरीर के, ठीक है, पूरे ब्लड, ठीक है, एक तरफ से निकलेगा और दूसरे तरफ से, एक तरफ से निकल कर, ठीक है, और उनका जो ब्लड है, ठीक है, बहुत कम टेम्परेचर पर, लगभग 0 डिग्री के टेम्परेचर पर उनके ब्लड को रखा जाता है। ठीक है, इस टेम्परेचर पर रखा जाता है ताकि ना ज़्यादा मैंने वो सॉलिड फॉर्म में भी ना आवे। ठीक है, और उसके बाद में वो उस मशीन के माध्यम से उनके ब्लड को क्या किया जाता है, फिल्ट्राइट करके एक तरफ से क्या किया जाता है, चढ़ाया जाता है। और चढ़ाते समय ये ख्याल रखा जाता है कि जितना टेम्परेचर उस व्यक्ति के शरीर का रहता है उतना ही टेम्परेचर पर उस ब्लड को लाकर और तब जाकर उस व्यक्ति के शरीर में चढ़ाया जाता है। लेकिन निकालते समय उसका टेम्परेचर को क्या किया जाता है, लो कर रखा जाता है, लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के रूप में रहता है। ठीक है, ठीक है, ये काफ़ी एक खर्चीला ये प्रोसेस है, ये सब कोई इसको सरवाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगला है रेनल धमनी से क्या ब्लड क्या करता है, प्रवेश करता है। एक धमनी होता है जिस, ठीक है,
उस धमनी से ब्लड प्रवेश करता है, उस धमनी का नाम है रेनल धमनी। रेनल सीरस से ब्लड क्या करता है, एग्जिट करता है, यानी बाहर निकलता है। ठीक है, अगला बात है यूरेटर से क्या निकलता है, यूरिन निकलता है। क्या निकलता है, यूरेटर से यूरिन। ठीक है, और शोषण के काम कौन को होता है, हेलने के चाप, जिसको लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। ठीक है, मूत्र के निर्माण कौन करता है, ब्रिक करता है। कौन करता है, मूत्र का निर्माण यानी यूरिन के निर्माण कौन करता है, यूरिन के यानी ब्रिक करता है। इसमें 95% जल रहता है, 2% यानी पेशाब की बात हो रहा है, 2% लवण रहता है, 2.6% यूरिया रहता है, 0.3% यूरिक अम्ल रहता है। ठीक है, मूत्र को पीला जो रंग होता है, ठीक है, ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं जो कि जिनका मूत्र काफ़ी कम पानी पीने के चलते पीला पीला निकलना शुरू कर देता है। उनके मूत्र के पीलापन के कारण जो है वो है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के चलते मूत्र क्या होता है, पीला हो जाता है। लेकिन आप लोग ये बात को ज़रूर मिलाए होंगे कि आप कुछ भी खाइए, खीर खाइए, मीट मछली खाइए, चावल दाल साग सब्जी खाइए, साग तो नहीं कहा जा सकता है, सब्जी खाइए। ठीक है, साग को छोड़कर। ठीक है, इस चीज़ को खाइए, आपका जब भी शौच होगा यानी लेटरिन होगा, पैखाना होगा यानी मल निकलेगा, वो कैसे निकलता है, पीला ही निकलता है। ठीक है, वो पीला निकलने के कारण भी है, उस पीला इसलिए निकलता है ताकि उसमें एक पिगमेंट आकर मिल जाता है जिसका नाम है बिलिरुबिन। क्या नाम है, बिलिरुबिन। उसी के चलते पैखाना जब होता है, मल का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। ब्रिक अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन मूत्र के माध्यम से कर देता है। कैसे करता है, जो भी मने हमारे शरीर के जो भी बेकार चीज़ है वो मूत्र में वो क्या करता है, वो वोमेन संपुट, जैसे मैंने पहले बताया कि वोमेन संपुट क्या करता है, उसको अपने हमारे शरीर के जो भी चीज़ है, उसको काम की चीज़ है उसको अवशोषित कर देता है, और जो भी बेकार चीज़ है उसको पेशाब के माध्यम से क्या करता है, बाहर निकाल देता है। जैसे मैंने बताया कि लवण हो गया, यूरिया हो गया और यूरिक अम्ल हो गया, ये सब शरीर के लिए हमारा कथ्य है, ये बेकार चीज़ है, इसको बाहर निकाल दिया जाता है। किसके माध्यम से, पेशाब के माध्यम से। ठीक है, अगला देखिए, अगला यह है कि ब्रिक जहरीले पदार्थों के प्रभाव को क्या करता है, निष्क्रिय कर देता है। अगर ब्रिक ना रहे ना तो हमारे शरीर में जो बन रही होती है ये अमोनिया, इसको ब्रिक ही क्या करता है, ब्रिक भी क्या करता है, इसको कंट्रोल कर देता है। अमोनिया किस में बदल देता है, यूरिया में बदल देता है, जो कि काफ़ी अमोनिया काफ़ी खतरनाक जहरीले ये चीज़ है। अगर हमारे शरीर में एक लंबे समय तक रह जाए तो समझिए हम लोग को मृत्यु के घाट उतर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग बहुत ऐसे लोगों को देखे जिसका पेशाब अगर रुक जाता है तो बहुत जल्द उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, नहीं तो वो व्यक्ति मर जाएगा। क्योंकि 3 से 4 घंटे के बाद में वो फिर से यूरिया अमोनिया में चेंज हो जाएगा। जैसे अमोनिया में चेंज होगा वो समझिए साक्षात वो एक जहर के समान है, वह व्यक्ति मर जाएगा। वो समझिए आप लोग देखे होंगे जो कहीं कहीं गलियों में एक दीवार जहाँ पर रहता है वो सेपरेट जगह, जहाँ पर लोग क्या करते हैं, बार बार जाकर पेशाब करते हैं। ठीक है, पेशाब करने के चलते वो दीवार के जो कुछ पार्ट है जो क्या होता है, भुरभुरा का घिस वो टूट टूट के गिरना शुरू कर देता है। लेकिन बगल में ही देखे होंगे उसी दीवार के जस्ट जहाँ पर पेशाब नहीं किया जाता है, उस जगह पर देखते होंगे दीवार बिल्कुल फ्रेश है, लेकिन जहाँ पर पेशाब बार बार होता है वहाँ पर का दीवार क्या हो रहा है, भुरभुरा गिर रहा है। क्यों गिर रहा है, क्योंकि उस समझिए कि ये यूरिया जो हम लोग त्यागते हैं वो 3 से 4 घंटे में क्या होता है, फिर से अमोनिया का रूप ले लेता है, और अमोनिया काफ़ी खतरनाक होता है और उसको अपना प्रभाव दिखा देता है। दूसरा एग्जाम्पल यह है, जो आप किसी भी घास पे, चाहे कोई कितना हो तगड़ा घास हो, उस पर बार बार आप जाकर पेशाब कीजिए, वहाँ पर बार बार एक ही जगह पर जाकर पेशाब कीजिए और देखिएगा कि वो घास सूख जाएगा। और समझिए कितना बड़ा ताकत है। आखिर में पानी तो वो भी है, लेकिन उस पानी में वो कुछ और है जो कीजिए, जिसका नाम है यूरिया, और यूरिया 3 से 4 घंटे में बदल जाता है अमोनिया में, और अमोनिया अपना कमाल दिखाता है और घास का हो जाता है, सूख जाता है। ठीक है, अगला देखिए, ब्रिक में पाए जाने वाला पथरी, जो ब्रिक में कभी कभी हम लोग को किडनी जन होता है ना, ठीक है, उसमें पथरी भी हो जाता है। जो पथरी में जो
पथरी जो जिस चीज़ से बना होता है उस किडनी का, उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। ब्रिक में पथरी का बनना रीनल कैल्कलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीनल कैल्कलाई बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए अमोनोटेलिक क्या है? अमोनोटेलिक क्या कहलाता है? माने वैसे जीव जो अपना उत्सर्जन के रूप में अमोनिया त्यागता हो। क्या त्यागता हो? अमोनिया त्यागता हो, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, अमोनोटेलिक बोलते हैं। जैसे कीट हो गया, मछली हो गया, हाइड्रा हो गया, ये डायरेक्ट अमोनिया त्यागता है। सो यूरोटेलिक में कहता है वैसे जीव जो उत्सर्जन के रूप में यूरिया त्यागता है, उसको क्या बोलते हैं? यूरोटेलिक बोलते हैं, जो कि ये मानव हो गया और पशु हो गया। ठीक है, यूरोटेलिन क्या है? यूरोटेलिन है। ठीक है, देखिए यूरोटेलिक है, ये यूरोटेलिन है। वैसे जीव जो उत्सर्जन के रूप में यूरिक अम्ल त्यागते हैं। क्या त्यागते हैं? यूरिक अम्ल त्यागते हैं। जैसे छिपकली हो गया, गिरगिट हो गया, सांप हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरोटेलिन बोलते हैं। अगला है ग्लोनोटेलिक। वैसे जीव जो कि उत्सर्जन के रूप में ठीक है, ग्लोनिन त्यागता है। क्या त्यागता है? ग्लोनिन त्यागता है, उसको क्या कहते हैं? वो ग्लोनोटेलिक बोलते हैं। ठीक है, जैसे मकड़ी हो गया, कीट हो गया। ठीक है, समझ में नो? ये उत्सर्जन के लिए। ठीक है, अगला देखिए उत्सर्जन के लिए हरित ग्रंथि पाया जाता है। किस में? मकड़ी में और कीट में उत्सर्जन के लिए हरित ग्रंथि पाया जाता है। और पौधे जो उत्सर्जन करता है वो क्या करता है? गोंद करता है, लाशा करता है, दूध, ये सब रेजिन भी करता है। याद रखना है, रेजिन भी करता है। ठीक, ये सब क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है पेड़ पौधे के। तो आज के सेशन में इतना ही रहता है। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। और ख़ास बात यह है कि मेरे चैनल पे बहुत से सारे वीडियो जो कि ये मैथ, साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ साइंस में हो जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और हिस्ट्री में हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री। इसका वीडियो बहुत से सारे पड़ा हुआ है, आप जाकर देख कर लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि ये इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किया जाता है, भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाता है। आप जाकर देखिए, उसका लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। इसके अगले भाग क्या होगा जो कि ये अभी तय नहीं हुआ है, समझिए। इसके अगले वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।